हाय दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जानेंगे। इस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया और कौन सा वहाँ पे विकसित हुआ, कौन सा हार्डवेयर नया आया और क्या काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। आपके सीपीसीटी एग्जाम में काफ़ी काम आ सकते हैं। आने वाले सीपीसीटी एग्जाम में आप उनसे रिलेटेड 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो आप उसमें देख सकते हैं। तो चलते हैं हम पहली जनरेशन में। पहली जनरेशन के कंप्यूटर हमारा क्या होता है, 1940 से 1959 तक होता है, जिसमें निर्वात पंप ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। यह बड़े आकार का होता है और उच्च बिजली खपत एवं सीमित मेमोरी, इसकी मेमोरी बहुत कम यानी स्टोरेज बहुत कम कैपेसिटी होती है। और यह बहुत बहुत ही बड़े आकार का होता है और बिजली की ज्यादा खपत होती है। चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो चित्र में हमें एक बल्ब दिखाया गया और यह एक कमरे के बराबर होता है, कमरे से भी बड़े आकार का कंप्यूटर होता रहा, जिसे हम पहली जनरेशन का कंप्यूटर कहते हैं। इसके 2 लाभ इसमें बताए गए हैं। जैसे पहला लाभ है, पहली पीढ़ी को हैक करना कठिन था और यह काफी मजबूत था। दूसरा, पहली पीढ़ी का उपकरण मात्र 1/1000वें सेकंड में ही गणनाएं तेजी से कर सकते थे। इसका नुकसान ये था, यह उच्च उच्च मात्रा में ऊर्जा या बिजली की खपत करता था। वे अपने वजन के आकार के कारण पोर्टेबल नहीं थे, मतलब बहुत बड़ा आकार होता था इसलिए हम पोर्टेबल नहीं करते रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं। दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर हमारा 1950 से 1960 के बीच था, जिसमें हमें ट्रांजिस्टर का यूज किया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर जैसा दिखता था, इमेज के अकॉर्डिंग दिखाया गया ट्रांजिशन का उपयोग करके। और यह छोटे आकार में वृद्धि हुई, मतलब बड़े आकार से छोटे आकार में चेंजेस आया इसमें जो विकसित हुआ हमारा। और यह विश्वसनीयता, कम गर्मी उत्पादन, मतलब ये कम गर्मी में भी चल जाता था। जैसे पहले का जो था फर्स्ट जनरेशन का, वो ज्यादा गर्मी उत्पादन करता था, ये कम गर्मी में भी चल जाता था। इमेज के अकॉर्डिंग हम देख के समझ सकते हैं कि हमारे दूसरी जनरेशन का कैसा रहता रहा। कंप्यूटर भी देख सकते हैं और हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर रहता है वो किस तरह दिखता है वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। इसका अगर लाभ देखें तो उन्होंने बेहतर गति एवं उत्तम सटीकता प्रदान की, मतलब यानी इसमें क्या गति भी थोड़ी बढ़ गई और इसमें जो हमारी वहां पे विश्वसनीयता थी वो बढ़ गई। फिर इस युग में विकसित कंप्यूटर छोटे, अधिक विश्वसनीय एवं कम बिजली खपत में सक्षम थे, मतलब इसमें बिजली बहुत कम उपयोग होती रही। फिर इसका नुकसान क्या रहता रहा, इसका उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता था और इन्हें लगातार रख रखाव की आवश्यकता होती थी। दूसरा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। उसके लिए लगातार रख रखाव की आवश्यकता होती थी, यानी उसमें एक पंच कार्ड होता जिसका उपयोग करता था, उसे हमें सुरक्षित रखना यानी रख रखाव की सबसे ज्यादा व्यवस्था ध्यान देना पड़ता था दूसरे जनरेशन में कंप्यूटर। उस जनरेशन में हमारा 1950 से 1960 के बीच होता था, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होता था। अगले जनरेशन पे चलते हैं। अगला जनरेशन हमारा थर्ड पीढ़ी का था या तीसरी जनरेशन का बोल सकते हैं। इसमें 1964 से 1971 तक रहता था। यह एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे हमें चिप की यानी एक ही चिप में खूब सारे तार के कनेक्शन रहते रहते उसी को ही हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे। यहाँ पे यह आकार आकार में और कमी और गति में वृद्धि, दक्षता में सुधार हुआ, मतलब आकार में और छोटा हो गया और उसकी गति में काफी इंक्रीज हुआ यानी बढ़ गया, यानी उसकी गति काफी हद तक स्पीड हो गई। इसमें हम इमेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमारा सर्किट कैसा रहता रहा। ये इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसा रहता रहा यहाँ पे, जिसे हम एकीकृत सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेट यानी कई सर्किट एक साथ एक ही सर्किट में दिखाई देने लगा रहा। उस टाइप का जो कंप्यूटर था थर्ड जनरेशन का, ऐसे टाइप में दिखता रहा हमारा कंप्यूटर। फिर इसमें अगर हम इसमें लाभ की बात करें तो एकीकृत सर्किट का उपयोग ने उन्हें अधिक विश्वसनीय बना दिया, मतलब विश्वसनीयता और बढ़ गई। पहले दूसरे के अकॉर्डिंग थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई विश्वसनीयता हमारे थर्ड जनरेशन में। पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटा और कम स्थान की आवश्यकता वाला हो गया, मतलब आकार में और छोटा हो गया और स्थान कम से कम लेने लगा, जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता रहा। इसके नुकसान जो है, तो यहाँ पे आईसी चिप निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती थी, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती रही। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में संचालित करने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता, मतलब इसे जानकार व्यक्ति ही उपयोग कर सकता था, बिना जानकार व्यक्ति नहीं चला सकता रहा। उसके बाद हम अगली पीढ़ी पे चलते हैं। चौथी पीढ़ी में हमारा समय सीमा जो था 1972 से वर्तमान तक था, यानी प्रेजेंट टाइम जब भी चल रहा है आपका। यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता रहा, जो यहाँ पे इमेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे कोर इंटेल 7 का दिखाया गया है। यहाँ पे कंप्यूटर जो है आपकी जनरेशन में जैसे कंप्यूटर या डेस्कटॉप दिखते हैं वैसा दिखाई देता रहा, चित्र के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। यह पर्सनल कंप्यूटर की वृद्धि हुई और प्रोसेसिंग शक्ति
एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, मतलब जैसे उपयोग कर सकते हैं तो उपयोग करने में आसानी हो गया और यह पर्सनल कंप्यूटर की तरह उपयोग किया जा सकता रहा, जो माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग वर्क करता रहा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दो लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है छोटे और अधिक भरोसेमंद हो गए, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। इसमें नुकसान हो गया, तो नुकसान इसमें बताया गया जो चौथी पीढ़ी का, यह जटिल एवं VLSI चिप का उपयोग करते हैं। इसमें यानी VLSI चिप का उपयोग करते हैं, और VLSI चिप का निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हुई, यानी इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हुई। इन कंप्यूटर को बनाने के लिए एकीकृत सर्किट एवं IC की आवश्यकता थी। उन्हें विकसित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हुई, मतलब एडवांस से एडवांस, यानी यहाँ पे हमारा कहा जाए तो दूसरी और तीसरी जनरेशन का मिला के जो हमने एडवांस लाया वो आपका यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में उपयोग होने लगा। उसके बाद पांचवी जनरेशन पे चलते हैं। पांचवी जनरेशन वर्तमान से और ऊपर होते गए, मतलब थोड़ा और एडवांस आ गया इसमें। इसमें AI का उपयोग करने लगे, हार्डवेयर का उपयोग करने लगे, न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करने लगे। इसमें हमें चिप के हिसाब से, या फिर AI का मतलब हो गया आपका, AI का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने लगे। इसमें विश्वसनीयता और अधिक बढ़ गई, मतलब जितनी भी पीछे की जनरेशन उन सबका मिला के जो अकेले तैयार होता है, उन सब से मिलके जो बना हुआ कंप्यूटर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग काम करने लगा, यानी AI के अकॉर्डिंग काम करने लगा। इसका जनरेशन का यानी वर्ष के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि चौथी जनरेशन के बाद वर्तमान में जितना अपडेट आता गया वो आने वाला अपडेट हो गया वर्ष के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मशीन लर्निंग यानी मशीन भाषा का उपयोग करने लगा, यानी हम जो भी कोड करते रहे या यहाँ से इनपुट देते रहे वो मशीन भाषा में कन्वर्ट होकर मशीन रीड करता रहा, फिर उसे हमारी भाषा में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करता रहा। वो आपका एडवांस वर्जन में हो गया है। यह प्राकृतिक भाषा संस्करण है, जिसमें कहा जाए तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जैसा दिखता रहा ऐसा दिखने लगा है, और यहाँ पे कंप्यूटर ऐसा उपयोग होने लगा। पांचवी जनरेशन के दो मुख्य लाभ, ये कंप्यूटर हल्के एवं इधर से उधर ले जाने में आसान हो गया, मतलब जो हमारा पांचवी जनरेशन कंप्यूटर उसे हम कहीं भी ले जा सकते रहे आसानी से, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी होती रही, हमें कोई समस्या नहीं होती और आसानी से उपयोग किया जा सकता रहा, मतलब आसान तरीके से उपयोग किया जा सकता, जैसे इसमें बताया गया। इनकी मरम्मत आसान होती रही। इन कंप्यूटर के समांतर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में सुधार, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस आने लगा, यानी कि जिसे हम एक दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमारे फिफ्थ जनरेशन में आया है, या पांचवी जनरेशन में बोला जाए। नुकसान, इसका प्रयोग लोगों को जासूसी करने के लिए किया जाता है, और AI द्वारा नौकरी के स्थान से बेरोजगारी का भय भी बढ़ रहा है। पांचवी जनरेशन की जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। ऑटोमेटिक बोला जाए तो यहाँ पे लोगों की नौकरियों का नुकसान होने का चांस ज्यादा है, और ऑटोमेटिक होने के कारण क्या है, लोगों की बेरोजगारी बढ़ने का भी भय है। आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई समस्या आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे चैनल या उससे जुड़ सकते हैं, या फिर और कोई क्वेरी है तो उसमें आपका हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे, उसमें आप कनेक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं।